Hello students, welcome to G3 online classes. We are continuing our second chapter of Indian economic development. In the last video, we discussed about short-term and long-term objectives. In this video, we will be discussing features of economic policy which was pursued under प्लानिंग 1991 में हमारी एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी. उसके क्या क्या फीचर्स थे, क्या हमारे फेलियर्स रहे, ये हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इस वीडियो के अंदर. सो लेट्स डिस्कस फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर प्लानिंग 1991. Basically, in this, we bifurcate the policy in two parts. That is, before 1991, what policies were introduced, and after 1991, what different policies were introduced by the government under economic planning. So, comparing the time period that is prior to 1991 and after 1991, what was the basic difference in the different policies? First point is heavy reliance on public sector. Before 1991, the main focus was on public sector rather than on private sector. Main focus under policy before 1991 was on public sector. After 1991, implementation of LPG, that is liberalization, privatization and globalization, focus was transferred from public sector to private sector. Before 1991, 17 industries were reserved for public sector. Later on, these 17 were reduced to 12 industries. After a short period of time, government realized that this public sector or socialist pattern will not be able to achieve the development. That means public sector को ज़्यादा फोकस किया गया, ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई 1991 तक. उसके बाद आपका जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन आपका इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का आपका रोल जो है, फोकस जो है हमारा कम कर दिया गया. लेकिन 1991 से पहले हमारा जो मेन फोकस था वो आपका किस पर था? पब्लिक सेक्टर पर था. ये गवर्नमेंट ने किस लिए इंट्रोड्यूस करा था? ताकि वेलफेयर और डेवलपमेंट हो सके. लेकिन कुछ टाइम बाद हमें क्या रियलाइज़ हुआ कंट्री के अंदर कि जो इंडस्ट्रीज हमारी पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही थी, दैट वर फेसिंग लॉसेस. दैट मीन्स वो अपने कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे थे. तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या करा, दीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज. सो बिफोर 1991, मेन फोकस वाज ऑन पब्लिक सेक्टर. ये बेसिकली जो हम इनमें पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं कि 1991 से पहले, क्योंकि 1991 के अंदर हमारी एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, दैट वाज कॉल्ड एलपीजी. तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1991 से पहले, प्रायर टू 1991 मीन्स कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले किन किन सेक्टर्स पर बेसिकली फोकस किया जा रहा था. तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में क्या हमारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे अप्लाई करी गई थी? दैट इफ अ न्यू इंडस्ट्री एंटर इनटू द मार्केट, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई नई इंडस्ट्री हमारी आती है, देन इट कैन ओनली एंटर व्हेन इट हैज अ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन. दैट मीन्स अगर उस इंडस्ट्री ने लाइसेंस अचीव कर लिया है और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो ही वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकती है, एस्टैब्लिश हो सकती है. अदरवाइज विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज विल नॉट बी ऑपरेटेड, विल नॉट बी established. Similarly, next is your protection of small scale industries and regulation of large scale industries. थर्ड के अंदर 1991 से पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स या एमएनसीज के जो प्रोडक्ट हैं उनसे कंपटीशन को बीट करने के लिए, या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट से कंपटीशन को बीट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स दिए गए. टू प्रोटेक्ट और टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सम प्रोडक्ट्स वर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए कि ये इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है प्रोड्यूस करेंगी. तो ये बेसिकली किस लिए किया गया था? ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके और उन्हें फॉरेन एमएनसीज के प्रोडक्ट से कॉम्पिटिशन को बचाया जा सके. नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक
सिग्निफिकेंस। दैट मीन्स जो हमारी हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज थी उन्हें भी प्रायोरिटी बेसिस पर जो है डेवलप करा गया। जैसे जो हमारी हेवी इंडस्ट्रीज थी या बेसिक इंडस्ट्रीज थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, दीज वर डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कि किनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से इनकी डेवलपमेंट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज योर फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर फोकस किया गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर। टू प्रमोट सेविंग, वेरियस हाई इंटरेस्ट रेट फॉर ऑफर टू प्रमोट सेविंग। सेविंग को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स जो है लोगों को दी गई कि जितनी ज़्यादा वो सेविंग करेंगे उतना ही हाई रेट से उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ और ग्रांट्स जो हैं इन्वेस्टर्स को दिए गए, ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इज योर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वेदर दे आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वेदर दे आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, उनको फॉरेन गुड्स से, दैट इज एमएनसीज के प्रोडक्ट से कॉम्पिटिशन को बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं, रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई, ताकि कम से कम इम्पोर्ट बाकी कंट्रीज से गुड्स का हो सके, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो बची रहें और फॉरेन कंपटीशन से भी उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट इज योर फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज योर फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इम्पोर्ट को हटाने के लिए कम से कम हमारी कंट्री में इम्पोर्ट हो, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्ट की जा सके। इसके लिए भी यहाँ पर क्या किया गया, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया। ये बेसिकली किस लिए था, ताकि हमारी कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट हो, किसी और कंट्री पर गुड्स के लिए डिपेंड ना होना पड़े। ये बेसिकली इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट इज योर रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। इट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI पर भी यहाँ पर कंट्रोल लगाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट करके, ताकि लोन्स जो हैं अब्रॉड से जो हायर प्रायोरिटी बेसिस पर लिए जा रहे हैं FDI के कंपैरिजन में, वो भी हमारे क्या करे जाएं, कम से कम करे जाएं। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में हो, बजाय कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में दूसरी कंट्रीज में करी जाए। नेक्स्ट इज योर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इट मीन्स जो प्रोग्राम्स हम डेवलप कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, स्टेट लेवल पर जो हम प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रहे थे, दीज वर शिफ्टेड टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। दैट मीन्स जो हमारे स्टेट लेवल पर जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं और जो सेंट्रल लेवल पर इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं, उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, इस चीज़ को करने के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है वो अडॉप्ट करी गई। सो दिस वॉज द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग प्रायर टू 1991। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि 1991 से पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली हम कर रहे थे, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स थी, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन थी, ये बेसिकली हमने करा था। नेक्स्ट टॉपिक इज योर अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। दैट मीन्स जो प्लानिंग हमने 1991 तक करी, कब से, 1950 से लेकर 1991 तक जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग हमने करी, पॉलिसी जो हमने फॉर्मुलेट करी, क्या क्या अचीवमेंट्स हमारी कंट्री में हुए, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने कंसिडर करके चले थे, वो ऑब्जेक्टिव्स अल्टीमेटली हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। हमने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अपने फॉर्मुलेट करे थे, तो वो ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाए थे किस लेवल तक हम उन्हें अचीव कर पाए, ये बेसिकली हम स्टडी करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर। फर्स्ट इज योर इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखिए काफ़ी एक्सटेंट तक हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद काफ़ी एक्सटेंट तक हमारी इंक्रीज हुई। जैसे कि प्लानिंग जब हमने इंट्रोड्यूस करी थी 1950 से पहले, हमारी जो नेशनल इनकम की इंक्रीमेंट रेट थी वो हमारी कितनी थी, 0.5% थी। एनुअली हमारी 0.5% जो है नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही थी, और इसीलिए हमारी इकोनॉमी क्या थी, वहाँ पर स्टेगनेंट इकोनॉमी थी ब्रिटिशर्स के उससे। जैसे ही हमने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग इंट्रोड्यूस करी, फर्स्ट प्लान के अंदर हमारी जो नेशनल इनकम की रेट है वो 0.5% से इंक्रीज होकर हमारी कितनी होगी, 4.6% पर एनम हमारी इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स काफ़ी एक्सटेंट तक हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद। इसके बाद है टारगेट हमारा ऑल्दो 2.1% था, लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट प्लान के बाद हमने जो अचीव करा इंक्रीमेंट इन नेशनल इनकम, वो कितना अचीव करा हमने, 4.6%। सेकेंड और 10th प्लान का अगर हम यहाँ पर डाटा हम नोट करें तो वो हमारा कितना इंक्रीज हुआ, 5%। 4.6% से हमारा 5% तक नेशनल इनकम जो है इंक्रीज हुआ। तो डाटा को देखते हुए हमें ये
कंक्लूड करा कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद काफ़ी एक्सटेंट तक हमारी जो नेशनल इनकम है कंट्री की वो इंक्रीज हुई। नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन नेशनल इनकम की इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की और क्या अचीवमेंट थी कि पर कैपिटा इनकम जो है दैट वाज आल्सो इंक्रीज्ड बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हम डाटा यहाँ पर देखें तो प्लानिंग से पहले रेट इन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम बिल्कुल नॉमिनल था, हम कह सकते हैं बिल्कुल नाम मात्र था। डाटा यहाँ पे आप देखोगे, देखो पेस ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हमारा कितना था, 2.7% था फर्स्ट प्लान के अंडर, और सब्सिक्वेंटली वो इंक्रीज हो गया 11th प्लान तक हमारा 6.6% इंक्रीज हो गया। 2.7% से हमारा 6% तक पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद काफ़ी एक्सटेंट तक हमारी जो पर कैपिटा इनकम है दैट वाज आल्सो इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज योर राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। 5 ईयर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद काफ़ी एक्सटेंट तक हमारा जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेवल है दैट वाज आल्सो इंक्रीज्ड। 1950 और 51 जहाँ पर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था, हमारी जो रेट ऑफ सेविंग थी वो हमारी 9.5% थी नेशनल इनकम की, और ये इंक्रीज हो गई 11th प्लान तक हमारी कितनी इंक्रीज होगी, 31.3%। देखो 9.5% से 31.3% तक हमारी इंक्रीज हुई 11th प्लान तक। को काफ़ी एक्सटेंट तक हमारा जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो भी इंक्रीज हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद। तो ये डाटा जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप कंपैरिजन बता सको कि इकोनॉमिक प्लानिंग के इंट्रोड्यूस होने से पहले और इंट्रोड्यूस होने के बाद कितना आपका चेंजेस आया रेट में। तो ये आपको जरूर कोट करना है डाटा जो गिवन है आपको। नेक्स्ट इज योर इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी रिफॉर्म्स, काफ़ी चेंजेस हमारे आए थे। 2 रिफॉर्म्स हमारे आए थे, लैंड रिफॉर्म्स, और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर के कंसेप्ट में। लैंड रिफॉर्म्स में हम देखें तो जो हमारा इंटरमीडिएरी सिस्टम था, जो जमींदारी सिस्टम था हमारा, दैट वाज अबॉलिश्ड, वो बिल्कुल हटा दिया गया था। कोई जमींदारी सिस्टम यहाँ पर अब इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था। इसके बाद है लैंड होल्डिंग्स जो है वो हमारी सील कर दी गई थी, और लैंड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हमारे करे गए थे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर करा था कि फार्मर्स को जो है स्मॉल लैंड, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हमने डिस्कस करा था कि स्मॉल जो लैंड दिए गए थे, बहुत कम उनके पास एरिया था, जो था वो भी हमारा क्या था, टुकड़ों में था, फ्रेगमेंटेड पोर्शन था। तो उससे क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाती थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, लैंड होल्डिंग्स को सील करके उन्हें दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करे, फार्मर्स को लैंड जो है दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि एक एरिया में एक पोर्शन उनको रिसीव हो सके और प्रॉपरली वो प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट है हमारी जो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारा आया था। जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है वो यूज़ करी गई थी। एग्रीकल्चर आउटपुट जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी आपकी इम्प्रूव हुई थी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की उससे। नेक्स्ट इज योर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद हमारी जो बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी रेट से हमारी इंक्रीज हुई थी। जैसे कि प्लानिंग पीरियड में ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी 7% थी, और 11th प्लान तक हमारी कितनी हो गई, 7.2%, और ये इंक्रीज्ड कितनी हुई हमारी 5.8% 2016-17 में। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने भी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करी। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ तक हमने डिस्कस करा, एग्रीकल्चर सेक्टर हमने डिस्कस करा, इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेवल, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम हमने बेसिकली डिस्कस करा कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद इन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा। अब आता है हमारा सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की हम बात करते हैं, इसके अंदर कितनी हमारी डेवलपमेंट हुई इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, पावर जनरेशन कैपेसिटी हो गया, दीज वर इंक्रीज टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। इंडियन रेलवेज जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हमारा बन गया इंडिया के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद। उसके बाद है पावर जनरेशन कैपेसिटी भी जो है हमारी 2300 मेगावाट से 3,30,861 मेगावाट जो है इतने तक इंक्रीज हो गई हमारे 2017 तक। तो बहुत ही आईटी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज और ग्रोथ हमारी
देखने को आई इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, दीज वर ऑल्सो इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नेक्स्ट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हमारी इंक्रीज़ हुई। गवर्नमेंट ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स जो हैं इम्प्लीमेंट करी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, तो काफ़ी एक्सटेंट तक हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पर रिमूव कर पाए। टोटली तो नहीं हम कह सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने अपनी कंट्री से, लेकिन काफ़ी एक्सटेंट तक लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कराई इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू। लास्ट पॉइंट हमारा आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा इंक्रीज हुआ। हमने बाकी कंट्रीज़ के साथ भी बहुत सारी डीलिंग्स जो है अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करना भी शुरू करा डेवलपमेंट के लिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी इंक्रीमेंट आया। फॉरेन ट्रेड जो है सब्सिक्वेंटली हमारा इंक्रीज हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद जैसे वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारी 792 करोड़ थी, और वो देखो कितना डाटा आप नोट करोगे कितनी एक्सटेंट तक इंक्रीज हो गई हमारी, 40,31,719 करोड़ तक इंक्रीज हो गई 2016-17 तक। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट हमारी कंट्री पर, हमारी इकोनॉमी पर पड़ा है। इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा इंक्रीज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी इंक्रीज हुई, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारे के सारे जो है काफ़ी एक्सटेंट तक इंक्रीज हुआ। तो प्लानिंग का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ा है। So this was the achievement of economic planning on our country. In the next video we will discuss failures of economic planning कि इकोनॉमिक प्लानिंग के पॉजिटिव इफेक्ट तो हमारी इकोनॉमी पर पड़े, लेकिन काफ़ी एक्सटेंट तक जितने हमने अपने टारगेट्स बना के चले थे वो टारगेट्स कितनी एक्सटेंट तक हम अचीव कर पाए। काफ़ी एरियाज में जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के बावजूद भी वी वर फेल टू एन एक्सटेंट। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग prior to 1991. Thank you.